वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा है। वो है हमारी जनरेशन का। पाकिस्तान की जनरेशन जो है वो अच्छी, और कहते हैं ना, अच्छी जनरेशन होती है तो अच्छा मुल्क तरक्की करता है ऑफ कोर्स। तो हमारा जो एक आगे जितना भी लाहे अमल है पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को प्रेजेंट करती है, उसकी अच्छी नस्ल जिसे कहते हैं। और कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी यूथ के लिए हमेशा एक ही बात कही है कि इन्हें अच्छी तालीम दी जाए, ऐसा ही है ना, और काम काम काम। ये दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो एक फोकस करती थी कि हमें आगे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करना हो तो तुम्हें चीन तक, ये एक मुहावरा जिसे कहते हैं, वो एक एग्जांपल है कि कितनी भी आपने इसके लिए डिस्टेंस तय करना हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे जनरेशन जो है उलझ के रह गई है और इसकी वजह से वो साइकी हो गई है, नफ्सियाती हो गई है। कभी उसको इसकी बात अच्छी लगती है, कभी उसको उसकी बात अच्छी लगती है। हम अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे। हम कह रहे हैं कि मुझे समझो, हम ये नहीं समझ रहे कि हम अपने बच्चों को समझें। और हम बार बार अपने पेरेंट्स होने का, अपने उस्ताद होने का उनको प्रेशर देते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, मुझे ज़्यादा मालूम है और मेरी बात समझो। हम उनके ऊपर फोर्स करते हैं जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी, माशाल्लाह मारूख भी हमारे दरमियान मौजूद है, फुरकान भी, और हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वो प्रोफेशनली वो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर सऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा जी, बात हम लोग जो कर रहे हैं वो अपनी यूथ के बारे में कर रहे हैं। और कहाँ से मिस्टेक होती है कि यूथ जो है वो एग्रेसिव हो जाती है? आपने जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जो है वो बात की कि इल्म हासिल करो, और इल्म वो होता है जो इंसान की शख्सियत को जो है वो अच्छा बना दे, उसको बदल दे। आपको मैं बड़ी जो है वो हैरान कौन बात बताऊं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक इन एवरी 40 सेकेंड समवन डाई बाय अ सुसाइड। ओह माय गॉड! कि हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स की मौत हो रही है और उसकी मौत की वजह जो है वो सुसाइड। और आपको ये बात जान के और भी हैरानी होगी कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनकी एज जो है वो 18 से 26 साल के दरमियान। मतलब आपने जो बात की, यूथ में जो एग्रेशन का फैक्टर आ रहा है, उदासी का फैक्टर आ रहा है, डिप्रेशन का फैक्टर आ रहा है, ये वो सारी वजह है जो उनको सुसाइड की जानिब लेके जाती है। इसमें इल्म का बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है कि हमें क्या सिखाना चाहिए बच्चे को। आपने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि हमने बच्चों को जो है वो दबाना शुरू हो गए। हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा जो है वो इंजीनियर बने, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन हमने बच्चे से कभी इस बात का जो है वो इजहार नहीं किया कि बेटा आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर, मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मैं जो है वो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अच्छा। जब मैं कोई जो है वो इस तरह का काम करना चाहता हूँ तो वो मुझ पे हंसना शुरू हो गए और उन्होंने मुझे डांटा कि नहीं, तुम ये जो है वो एजुकेशन हासिल करो। वो कह रहा है कि सर, मैं कैसे समझाऊं कि एजुकेशन से बहुत ज्यादा पैसे हैं इसमें। लेकिन वो एक मतलब सोच है। अब आप किसी के टैलेंट को अगर जो है वो दबा देंगे तो फिर क्या होगा, वो सप्रेस हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बात हो गई ना कि हम बच्चे के सुनने नहीं चाहते। हाँ, हम बिल्कुल, अपनी समझाना चाहते हैं ये कि आप मेरी बात सुनो, जबकि हमने अपनी आधी जिंदगी गुजार चुके होते हैं। अब उन्होंने स्टार्ट करनी है तो उनकी जिंदगी को हैप्पी करना चाहिए। अच्छा जी, मारूख कुछ कहना चाह रही थी। मारूख, आप कुछ बताना चाह रही थी, कुछ अवेयर करना चाह रही थी? जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर सऊद ने बताया, मैं इसी पॉइंट को सबसे पहले आगे लेके चलना चाहूँगी कि इश्यूज़ मेन होते क्या क्या हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके अंदर हर तरह के इश्यूज़ हैं। लाइक वो सुसाइड के पीछे जो कॉजेज़ हैं उसमें सोशल कॉजेज़ भी हैं, इमोशनल कॉजेज़ भी हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के ऊपर तो डॉक्टर सऊद बहुत अच्छी तरह से आगे उसको डिटेल में फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करना चाहूँ तो उसके अंदर जो हमारे इमोशनल कॉजेज़ हैं और जो हमारे सोशल कॉजेज़ हैं उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी। इमोशनल कॉजेज़ के अंदर सबसे मेन जो आता है इशू वो ये है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो ये जो मायूसी का एक फैक्टर है ना, अगर देखा जाए, मेन हमारे नर्चरिंग का पार्ट है। जो हमारी पेरेंटिंग है, जो हमारी नर्चरिंग है, वो इस तरह से नहीं हुई भी कि आप इस पॉइंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये हमारी पेरेंटिंग का पार्ट है।
हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे लिए जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा कुरान है, वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसके अंदर एक एक पॉइंट ऑलरेडी एड्रेस हुआ है। हमें सिर्फ उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर अमल करना है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो दूरी है ना, वो हमें इन तमाम चीज़ों के करीब ले जाती है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों के करीब रहें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने इश्यूज़ बढ़े, इतने कॉजेज़ हो और इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरह के आगे मतलब मसाइल से दो चार हों। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पेरेंटिंग अगर अच्छी है ना, हमारी नर्चरिंग अगर अच्छी है, तो हमें कोई मसाइल आए ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक गैप है ना, उस गैप को फिल करने की और उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। दूसरे जो हमारे पास कॉजेज़ हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो ये है कि सोशल कॉजेज़ के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है। जो हमारे लाइक जो हमारे पास स्टूडेंट्स सारे होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, तो वो मेंटली टॉर्चर हो रहे होते हैं इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन के अंदर। फिर उनको एक एलीट क्लास के अंदर शामिल होने के लिए इस तरह की राह इख्तियार करना पड़ती है। वो चाहते हैं कि अब हमारे पास कोई ना कोई वे आउट होना चाहिए कि जो हमारा एक फाइनेंशियली बैकग्राउंड है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें और बहुत जल्दी कर सकें। तो कोई भी काम जल्दी नहीं होता, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है अगर आप उसको प्रॉपर वे में करते हो। और अगर इन प्रॉपर वे में आप आओगे तो जाहिर सी बात है कि क्राइम रेशियो भी इंक्रीज़ होगा और आप खुद भी मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स बहुत काउंटेबल है। मारूख ने बहुत डिटेल में बात की। फुरकान से बात करते हैं। ऑफ कोर्स वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट है और एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी हमारे मतलब किस तरह हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ लेके जाती है। क्योंकि एक इंसान कहते हैं कि शख्स बनना तो बहुत आसान है, बट शख्सियत बनना बहुत मुश्किल है। शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा कायम रहती है और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत आज भी कायम है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शख्सियत बनाई है। और इसके लिए जो है लोगों की खिदमत करना, एक इंसानियत का सबक देना, लोगों के दरमियान रहना, एक पॉजिटिव इमेज। अगर इंसान ये सोच ले कि बस मेरा एक घर हो, मेरी बीवी हो, मेरी अच्छी जॉब हो, तो वो इंसान हमेशा शख्स ही रहता है, वो कभी शख्सियत नहीं बनता। और नाम उसी का एक दरख्त की क्या हमारी नज़र में औकात है। मैं एक छोटी सी एक मिसाल, अल्लाह पाक कहता है मेरी कायनात से सीखो, परिंदे से सीखो, एक फल से सीखो, एक दरख्त से सीखो। एक दरख्त, एक बेजुबान हमारे सामने एक तनावर दरख्त है, लेकिन वो कितनी बार मैं अपने कॉलेज से गुजरती हूँ और उस दरख्त के नीचे खड़ी होती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने कहा इस दरख्त के नीचे कितनी बच्चियाँ गुजरी होंगी, कितने लोगों ने तेरी साए के नीचे खड़ा होगा, लेकिन पता नहीं किसी ने तुझे दुआ दी होगी, लेकिन वो हर पल अल्लाह की जिक्र में वो रवां दवा। जिसने वो लगाया होगा उसे ना इल्म की ज़रूरत होगी, ना तालीम की ज़रूरत होगी, लेकिन जिसने वो लगाया होगा उसके माँ बाप की तरबियत बता रही है कि उसने ये सोच के ये दरख्त लगाया कि आते जाते लोग इस साए में बैठेंगे तो क्या होगा, मुझे आखिर तक मेरा रब इसका जज़ाए खैर देगा। ये होती है कि इंसान की अच्छी तरबियत, उस दरख्त से एक बेलौस सा एक ताल्लुक़ जिसमें उस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने उस खूबसूरत से अमल से हमारा ताल्लुक़ उस शख्स से कायम कर दिया। ये है एक अच्छे इंसान की तरबियत। हमारे पेरेंट्स जो है ना, मैं सच सॉरी माजरत के साथ बाखुदा हम अपने बच्चों को एक शख्स बनाने के ऊपर तवज्जो दे रहे, उनको एक अच्छा इंसान बनाने पे तरबियत नहीं दे रहे। कि अगर हम अच्छा क्रिएशन करना चाहते हैं ना, अच्छी नस्ल पैदा करना चाहते हैं, उसकी तरबियत आप अच्छी कर दें, वो खुद ही इंजीनियर बन जाएगा, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो यूट्यूबर भी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छा इंसान बना दें, उसे समझा दें बेटा अल्लाह पाक ने जब सूरज गुरूब करता है तो वो तुलू भी होता है, तुम अगर कभी थक जाओ तो ये मत समझना ज़िंदगी वहाँ इख्तिताम है, ख़ुदकुशी का वो लम्हा कभी ना सोचना। मेरे रब ने बड़ी ही ये जो कीमती जान दी है ना, ये उसकी अमानत है, तो उसकी हिफाजत करना सीखो। इसको ऐसे ही नहीं कि ख़ुदकुशी कर ली,
जिसे मेरे रब ने हराम करार दिया, तो आप किस तरह अपनी जान दे देंगे? उसे धूप छाँव, कभी बेटा भूखे भी रहोगे, हिम्मत नहीं हारना। ये हिम्मत वही वर्ड है जो इंसान को हमेशा डीमोटिवेट कर देता है, और इंसान वही उठता है जो गिरता है, जो गिरता ही नहीं उठेगा कैसे? तो हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी शख्सियत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम इसी तरह अपने आप को डिग्रेड करें और हमेशा थक जाएं, तो बहुत सारे लोग जिनके आज इतने बड़े बड़े नाम हैं, क्या उनको वो लोगों ने तकलीफ़ें नहीं दी होंगी? क्या मोहम्मद अली जिन्ना को लोगों ने तकलीफ़ नहीं दी होगी, जिन्होंने पूरा पाकिस्तान बगैर जंग किए क्रिएट कर दिया कलम की ताकत से? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन एंड ओनली, उनको लोगों ने तकलीफ नहीं दी। जो एक उंगली का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। तो हम अपने बच्चों को ये छोटी छोटी मोटिवेशनल बातें बता के उनको स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी बना सकते हैं, लेकिन हम इन बातों पे तवज्जो नहीं देते। हम कहते हैं अब बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देखो उसका बेटा कैसा है, उसका बेटा, हम उसका बेटे पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा शख्स बना दिया, अच्छी शख्सियत क्रिएट कर दी, तो ना सिर्फ वो आपका नाम रोशन करेगा बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। लेट्स सी, मैं सऊद की तरफ चलती हूँ जी। मैं इतनी शायद अच्छी बात ना कह पाऊँ, बस ऐसे दिल की बात निकल आती है, और अपने मुल्क के लिए जब भी बात निकलती है तो वो फीलिंग अलग ही होती है, दुख होता है। मैं अपने बच्चों को, जब मैं अक्सर स्कूल के करीब से कहीं गुजर रही हूँ, पेट्रोल पंप, और कहीं स्कूल करीब आ जाए, तो बच्चों को ऐसे मैं सिगरेट पीते देखती हूँ, मेरा दिल दुख जाता है बाखुद। मैं कहूँगी यार ये किसके बच्चे, मैंने कहा इनके पेरेंट्स ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे। ये 9th क्लास 8th क्लास और जब 7 के बच्चे उनको देखते हैं तो वो भी पीते हैं, एक आधे स्मोक में भी कर दो। तो मेरा बच्चा किधर जा रहा है, कसम खुदा की बहुत दुख होता है मुझे। इनके पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे, और ये फिर वही बच्चे होते हैं जो एक दिन माँ बाप के आगे सीना, जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती ना, माँ बाप के आगे सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, जब अपने बच्चों के ऊपर ये पेरेंट्स, माजरत मैं ये मैं अपने माँ बाप ये जितने बैठे मेरे माँ बाप है, ये ना बोले कि आप हमारे बच्चों के लिए ऐसे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं उन्हीं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर में देखना चाहते हैं, इंजीनियर में, अच्छे शख्स में नहीं देखना चाहते। उनकी तरबियत उनकी ऐसी करें वो सब कुछ खुद बन जाएंगे, लेकिन उनको अच्छी तरबियत काउंटेबल करती है कि आप उसे अच्छा इंसान, उसे अच्छा मैनर सिखाएं कि बेटा ज़िंदगी में ये भी आएगा, दुख आएगा, किसी से बदतमीज़ी नहीं करते, कभी ऐसा ना करना कि हमारा आंखें झुक जाएं, हमें शर्मसारी हो तुम्हारे किसी बिहेव से, लेकिन उसके लिए आपको खुद बदलना होगा, माँ को बदलना होगा, अपने बाप जो यानी फादर है ना, उन्हें अपने आप को बदलना होगा। जो फादर जो है ना, उसका बच्चा सामने मैथमेटिक्स में उलझा हुआ है और वो यहाँ मसरूफ़ है, और वो यहाँ सोशल मीडिया के या सोशल वर्कर लोगों के साथ फ्रेंडशिप में बातें कर रहे, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है ना, आप उस पर नहीं तवज्जो दे रहे, तो फिर अच्छी जनरेशन पैदा नहीं होगी। बहुत माजरत के साथ कई घंटे हम लोग इसके साथ, जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, उनको हम कई घंटे दे देते हैं। ठीक है, एक होती है इंट्रैक्शन, इट्स ओके, लेकिन कई घंटे हम उन लोगों को देते हैं, लेकिन जिनसे हमारी एक नस्ल पैदा होगी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। ऐसा है कि नहीं सऊद साहब? बिल्कुल ऐसा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जो है वो फ़ोन की बात करी। असल में वालिदैन क्या करते हैं, इनिशियली वो कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम देखते हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, ये चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं है। आपको बच्चे को करना है एजुकेट कि बेटा ये साइड देखनी है, ये साइड नहीं देखनी। अगर आप ये वाली एजुकेशन बच्चे को देंगे ना, तो बच्चे का सोशल मीडिया को भी उसको जो है वो समझ आ जाएगा। अगर आप टोटली उसको बोल देंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो ऐसा ही नहीं है, तो वो इससे जो है वो बच नहीं सकता। और आपने जो है वो पेरेंटिंग की बात की, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अक्सर वालिदैन जब मेरे पास आते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो बच्चा है बहुत ज़्यादा जो है बदतमीज़ हो गया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो बदतमीज़ इसलिए हुआ है कि आप जो है वो बच्चे के सामने जो है वो झगड़ते हैं। जब बच्चा आपको झगड़ता है, मैं बाखुदा मैं आपके लिए वाकई में ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी वीकनेस है। बिल्कुल ग्रेट बात की। मैंने कहा जब आप दोनों आपस में झगड़ते हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा ये सीख जाता है कि मुझे अपनी माँ से ऐसे बात करनी, मुझे अपने बाप से ऐसे बात करनी। तो जब वो बड़ा होता है तो वो आपसे वैसी जो है वो बातचीत करना स्टार्ट होता है। इसमें नफ्सियात का बहुत बड़ा जो है वो ताल्लुक है।
और अब तो साइंस ने ये बात भी बता दी कि बच्चा माँ के पेट में भी सुन रहा है। हकीकत ऐसे कहते हैं, हाँ, बिल्कुल तो सही। अब जो हम बोलते हैं कि यार बच्चा छोटा है, बच्चे को आवाज नहीं आ रही, बच्चे के सामने गालियां भी दे रहे हैं, बच्चे के सामने सब कर रहे हैं, वालिद साहब बच्चे को जो है वो दोस्तों में ले गए, बच्चा 1 साल का है, बच्चा तो सुन नहीं रहा ना, सारी बातें हो रही, बच्चा सब सुन रहा है। नफ्सियात के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, वो हर आवाज जो आपके कान में गई है वो आपके ब्रेन में सेव है, और उसी से आपकी शख्सियत बनती है, आपका लाशऊर बनता है, बहुत उसी से प्यारी आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। अच्छा, ऐसा होता है ना जो आपने अभी कहा कि बच्चा पेरेंट्स को देखता है और बच्चे की तरबियत घर से ही ऐसे ही बिल्कुल शुरू ऐसी, होती है, बिल्कुल 1 साल ऐसी, की। 100% जब वो ऐसा है। देखता है कि वो एक भाई दूसरे भाई को बुरा कह रहा है, वो बच्चा वो भी सुन- सीखता है। कहता है अच्छा ये ऐसे है, यानी कि वो सगे बहन भाई भी एक डेवलप हो रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल वो ऐसी। वो देख रहे मेरे चाचा के साथ मेरे अब्बू ने चाचा के ऐसी साथ बदतमीजी की, चाची ने इसके साथ बदतमीजी की, वो बच्चे के रिएक्शन भी सेम वैसे हो जाते रिएक्शन सेम होते हैं, वो सीख रहा होता है। हैं। हाँ, बाहर जो है वो अब्बू के दोस्त आए, हाँ। अब्बू ने कहा जाओ बोल दो मैं जो है वो घर पे नहीं हूँ, बच्चे ने झूठ बोलना सीख झूठ लिया। बोलना सीख लिया। तो सारी अपब्रिंगिंग जो है हम ही सिखा रहे हैं बच्चे को। बच्चा जो है, मतलब हमारे जो माहिर नफ्सियात होते हैं, अगर आप 2 वालिदैन को बिठा दे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इनका बच्चा ऐसा होगा, वाह, उनकी पर्सनैलिटी को देख के, क्योंकि आप दोनों की जैसी पर्सनैलिटी होगी ना, बच्चे की वही पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। यानी कि हम जिन बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हम पहले हम अपने वालिदैन आप से को उम्मीद सही, करें। हम अपने बिल्कुल, आप से बिल्कुल। पहले इसमें सही करें। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा आपने बार बार बात की कि पेरेंटिंग अगर हमारी अच्छी हो जाए, पेरेंटिंग हम लोग सीख लें। एक दूसरी पेरेंटिंग में बहुत बड़ा जो फॉल्ट है वो है आपस में कंपैरिजन का, कि वालिदैन कहते हैं कि यार देखो उसका बच्चा तो इतना अच्छा है, ये बच्चे को बहुत जो है वो हर्ट करता है। एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ, आप ऐसे? ये सोचें, अगर वो छोटा बच्चा अपने वालिद को बोल दे कि आपने उसके वालिद को देखा है, तो फिर क्या रह जाएगा? बिल्कुल। वो भी बोल सकता है ना, वो भी बोलने अच्छा, का हक उस वक्त रखता ये है। होता है बड़ा, ये बड़ा हाँ। काउंट करे। अब्बू देखे ना, वो तो उसके गाड़ी पे जाता है और ये हाँ, फील्ड बिल्कुल। बच्चा है, उस वक्त नहीं बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उस वक्त आप कितने लाचार हो जाते हैं। तो बच्चे को जब आप कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि उसकी देखो कितने उसने पोजीशन लिए, तुमने लिए, तो आपकी कहाँ पर लेके आप अपने बच्चे को क्यों ये समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है? उसका मेंटल लेवल अलग है, आपका अलग है, हर इंसान का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग अलग है। है। जरूरी नहीं कि हर इंसान मैथ में अच्छा हो, हर इंसान साइंस में अच्छा हो, कोई शख्स जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो उसको स्पोर्ट्स में आगे जाना जो है वो चाहिए। तो हमें बच्चे की पर्सनैलिटी को देखना है और वालिदैन को भी देखना है कि हम में क्या फॉल्ट है। और एक चीज हम लोग बोलते हैं इनसाइट, इस बात को जानना भी जरूरी है कि मैं इंसान हूँ, मेरे को ऐसा नहीं हो कि मेरी हर बात सही होती है, नहीं मैंने बस बोल दिया तो ऐसा ही है। तो ये अथॉरिटेरियन जो वो होते हैं ना वालिदैन, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा जो है वो डीप और अंदर उसमें जो है चले अच्छा, जाते हैं। एक और चीज़ है, अभी माशाल्लाह फुरकान के पास ऑफ कोर्स यूथ कमेटी को देख रहे हैं, मैं पूछूंगी हेल्दी एक्टिविटी कौन सी है जिससे बच्चों को पॉजिटिव किया जा सकता है, उनको अच्छा एक इंसान बनाया जा सकता है? हेल्दी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं? जैसे हम लोग अक्सर मैंने देखा है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ प्लांटेशन करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स करते हैं, तो वैसे हम लोग अपने एक्टिविटी में कौन सी एज में कौन सी एक्टिविटी बहुत अट्रैक्टिव होती है? मैं कहना ये चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ जो है ना, वहीं से अगर स्टूडेंट्स को है ना प्रॉपर जो है ना गाइडेंस मिले और प्रॉपर कोई ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनको यूटिलाइज करती रहे ना, Okay. तो वो किसी और जगह है ना अब जाएंगे नहीं, वरना तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, फिर वो पीयर प्रेशर होगा, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हम भी ऐसा करने के लिए, फिर वो क्राइम में पहले नॉर्मल बिहेवियर से बंदा डेविएंट बिहेवियर पे जाता है, डेविएंट से फिर वो क्रिमिनल बिहेवियर पे चले जाता है। तो इसलिए जो है ना पहले ही जो है ना अपने आप को इतना मसरूफ कर दें अपने बच्चों को कि वो किसी और जगह जाने की सोचे ही ना। देखें, अभी भाई ने बात की सऊद साहब ने कि सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए, सुसाइड का रेट इसलिए भी मैं कहूँगा कि देखें सिर्फ जो है ना ये प्रेशर की वजह से नहीं है, असल में हमने प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं की है बच्चों की। जब मैट्रिक करके बच्चा निकलता है तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट उनके सामने बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अब आपने आगे क्या करना है फर्दर। प्रॉपर जो है वो एजुकेशन जो है वो काउंसलिंग करें कि भाई आपको यहाँ पर आपका अगर जहन है तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ये हैं, आपको थ्रेट्स ये हैं, क्योंकि हमने कभी भी सवाल एनालिसिस किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमें थ्रेट्स क्या मिलने वाले। देखिए, एक बंदा अगर है ना फेल हुआ तो इसका मतलब वो सुसाइड कर ले, ऐसा तो नहीं है, आप गिरते रहेंगे,
फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े तो होंगे। फिर वही बात आ गई ना कि बच्चों को गाइडलाइन कैसी दी गई है, तरबियत वो स्कूल से ही स्टार्ट होगा ये कैसे? सब। स्कूल जब Initially आप, हाँ, बिल्कुल ओके, मैट्रिक ठीक है। करके जब बच्चा निकल रहा है ना स्कूल से, तभी आप उसको बता दें भाई देखें इसमें आपको यहाँ पे ये थ्रेट्स होंगे, यहाँ आपकी वीकनेस आएंगी, यहाँ तो आपको आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स बच्चों का अलग से जेल खाना भी बना हुआ है। क्राइम ऑफ कोर्स कर लेते हैं कुछ बच्चे मिल के, कुछ शैतानी करते हैं, नहीं पता होता, कुछ मिस्टेक हो जाती है उन लोगों से, कुछ उनको ऑफ कोर्स एक माफिया है वो उनसे कुछ काम करवा लेता है, तो जेल खाने अभी भी बच्चों के हैं और उनको कई कई साल बड़े बड़े छूट जाते हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं, तो अभी भी वो उस सज़ा को भुगत रहे हैं और बच्चे वहाँ पर इनिशियली अब जब बड़े होते होंगे, मैं सोचती हूँ अगर एक बच्चा 9 साल का है, उससे क्राइम हो गया, कोई उसने पॉकेट कहीं किसी की मार ली, उसको 1-2 साल जेल हो गई, और या उसने कुछ किसी को मर्डर टू अटेम्प्ट जैसे कहते हैं ना वो हो जाता है, घर में नाचाकियाँ होती हैं, चाचा को कत्ल कर देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हैं, दुख होता है कहते हुए भी, और कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं, हरेसमेंट कर देते हैं, किसी लड़की को तंग करते हैं, एसिड फेंक देते हैं, फिर उनकी उम्र कम से कम जब वो बाहर निकलते हैं 18 साल, यानी कि एक तो उनके ऊपर एक दाग लग जाता है कि क्रिमिनल हो गए, क्योंकि एक जगह बहुत ऐसी जगह पर रह रहे हैं ना जहाँ पे पुलिस वाले भी कौन से इतने तमीज़, मेरा बेटा इधर आओ ऐसे तो बोलते नहीं होंगे, अबे ओ मुझे पता है तू क्या है, उसको ये भी बोलते होंगे, उसको हिट करते होंगे, माँ के कातिल इधर आ जा, कुछ भी बोलते होंगे, तो वो जो एक माइंड सेट होता है ना बच्चे का, वो फिर बन जाता है एक पक्का वारदातिया जिसे बोलते हैं, एंज तो फिर एंज से, और यकीन करें होता है, हम मूवीज़ में क्या डमी हकीकत है, एग्रेसिव हो जाता है बंदा और इसमें बहुत कुछ कर गुजरता है। ये हम ऐसी जनरेशन पैदा करें, क्या उनका कोई बैकअप है, क्या हम उनको अच्छा इंसान बना के बाहर निकाल रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी को उसी तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनमें कितने अच्छे लोग होंगे बच्चे कि अब मैं जाके आगे चल के ज़िंदगी शादी करूँगा, बच्चे होंगे, मैं अच्छा काम करूँगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा जेल में बच्चों को तालीम भी दी जाती है और सिखाया भी जाता है। अच्छा, अच्छे बुरे दोनों साथ चले। हमारे इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय हाय, कौन है, दोबारा इनसे बात करवाएं। मैं मारूख के पास चलती हूँ, लॉ ऑर्डर की बात करूँ, बच्चा, क्योंकि हम यूथ की बात करें ना चल मारूख, तो मैं ये कहूँगी कि आगे सेफ साइड हमारे बच्चों के लिए क्या है, हमें उनको क्राइम से बचाना है। जिस तरह अभी आपने बात की कि बच्चे छोटी उम्र में भी क्राइम कर लेते हैं, इसके पीछे जो एक मेन मसला है वो ये है चाइल्ड लेबर। जब आप इतने छोटे से बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो कि आपको अपनी फैमिली का जो एक बर्डन है उसको लेके चलना है, तो वो चाइल्ड लेबर की साइड पर आता है। जब वो चाइल्ड लेबर की साइड पर आता है तो उसको इतना ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, उससे इतने ज़्यादा काम लिए जाते हैं, जब जुल्म और ज़्यादती उसके साथ वहाँ पर की जा रही होती है, उसका माइंड उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। जब वो माइंड उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरह की एक सराउंडिंग के साथ है कि जहाँ पे उसके माइंड में ये तमाम चीज़ें बिल्ड होने लगती हैं, और फिर उसके बाद होता ये है कि वो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट आने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऐसी सराउंडिंग का पार्ट बन चुका है, एक ऐसी जगह का हिस्सा बन चुका है कि जहाँ पे तमाम चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, उसके अंदर अनकॉमन कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। उसको लगता है अब मुझे यहीं अपनी यूनिकनेस शो करनी है, यहीं अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो फिर इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं वो चाइल्ड लेबर की वजह से ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो आपने जिस तरह से बात की कि जेल में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अभी रिसेंटली हमारा एक विज़िट था और मैं गई थी, मैंने जो हमारी चिल्ड्रन जेल बनी हुई है उस साइट को भी मैंने विज़िट किया, जो वुमेन जेल है उसको भी मैंने विज़िट किया। तो उस विज़िट के अंदर मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने ये देखी कि वहाँ का एनवायरनमेंट अब पहले की तरह नहीं रहा। जिस तरह का एक पहले माइंडसेट वहाँ पे डेवलप था लोगों का कि हम अगर यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से बाहर जाके हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, वापस अभी हमने एक बिल्कुल छोटे लेवल पे क्राइम किया है, अब जब नेक्स्ट क्राइम होगा तो वो बिल्कुल अपर लेवल का क्राइम होगा कि हम उस क्राइम से भी बच सकें, हमारे पास इतना बैकअप मौजूद होगा। उनका एक माइंडसेट ये डेवलप होता था, लेकिन अब वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पे जो उनके सर्टिफिकेशन जो होती हैं, जो उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उनके ऊपर मेंशन नहीं है कि वो प्राइजनर्स हैं, यानी जब वो यहाँ से निकलेंगे बाहर जाएंगे तो वो ईजिली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हमारी जो तो बहुत DIG अच्छा साहिबा कदम जो है भाई। है हमारी अगर आप किसी को बता दें ये जी। जी ये कैदी है
और इसने जेल काटी तो वो फिर उसकी ज़िंदगी सर्वाइव करना काफी बिल्कुल, मुश्किल तो वहाँ पर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उनको प्रॉपर वे में एजुकेशन दी जा रही है, और वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हुमा साहिबा थी, वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बेसिकली वहीं जेल डिपार्टमेंट में ही होती हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की, That's वहाँ का इन्वायरमेंट भी और वहाँ की तमाम चीज़ें भी। ओवरऑल उनका एक जो बिहेवियर था वो शो कर रहा था कि वो किस तरह से तमाम इश्यूज़ को टैकल करती हैं। मैं मारूख एक बार आपके साथ ज़रूर विजिट करूंगी इंशाल्लाह, और बिल्कुल। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि अगर हम अपने मॉर्निंग शो एक वहाँ पे कंडक्ट करें ताकि हम उन गलतियों को, जो गलतियाँ बच्चों से हो गई हैं, जिन पेरेंट्स से हुई हैं और बच्चे भुगत रहे हैं, तो वो जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो फिर आप लोगों ने बहुत सारी एहतियातें करनी है ताकि हमारे बच्चे इस जुर्म से महफूज रहें, इन क्रिमिनल माइंड से महफूज रहें। और वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, वो एक बच्चा था, बामुश्किल 19 साल का होगा, बड़ा हीरो था ना, तो बार बार मेरी वीडियो नहीं बना, वो चोरी करते हुए कहीं बाजार में पकड़ा गया ना, तो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अब वो बाल पीछे यूं करता है, फिर करता है मेरे मुझे मारो, मेरी वीडियो नहीं बनाओ। अब उसको किसी ने, लड़कों ने मिलके कहा कि चलो हम मोबाइल चोरी करते हैं। अब वो बच्चा पकड़ा गया। मुझे अभी भी वो सूखा सा, पतला सा, लेकिन वो यकीन करें लिटरली वो, लेकिन बेटा आपको किसने कहा था जब आप इतने प्यारे से थे, क्या भूखे मर जाते, क्या हो गया था ऐसा, किन की बातों में बच्चा, वो दोस्तों की बातों में आके ना, वो मिलके लड़कों ने आपस में कुछ सोचा होगा चले जी मोबाइल चोरी करते हैं। अब उनको नहीं पता था कि पकड़े जाऊंगा। लेट्स सी, बात करूंगी हमारे बच्चों की छोटी छोटी गलतियां, लेकिन यकीन करिए छोटी सी गलती सारी जिंदगी का इमेज खराब कर, छोटी सी गलती। 2 रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन जिंदगी में ये जो दाग है ना, इसको आप किसी भी सर्फ से धो नहीं पाएंगे। लेट्स सी, एहतियात करें, अच्छी जनरेशन पैदा करनी है, अच्छी जनरेशन बनानी है, तो इसके लिए आपको जो है सेक्रीफाइस, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे सेक्रीफाइस करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। और एक जब पौधा बेल ऊपर होती है ना, तो उसको कुछ चीज़ ढारस चाहिए होती है। ये भी कहते हैं अल्लाह की चीज़ों से सीखो, तो उसे लकड़ी मिलेगी तो लकड़ी पे, दीवार मिलेगी तो दीवार पे, लेकिन वो कहते हैं 5 से 6 साल तक आपको स्ट्रिक्टली उस पर तवज्जो देनी। अब आपने जैसा क्रिएट कर दिया ना, उसकी शेप बिल्कुल वैसी हो जाएगी। अब उसको फिर आपने कुछ भी, अब उसको माइंड बन गया मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मैंने बड़ों के साथ ये रिस्पेक्ट से बात करनी है, मेरे बहन भाइयों की ये वैल्यू, मेरे माँ बाप की, मेरे चाचा की, मेरी मामी की। 6-7 साल तक आपने जब तरबियत कर दी, बच्चा जैसा आपने क्रिएट किया है, बच्चा वही आपको, अगर आप आम लगाएंगे तो वही फल खाएंगे, बबोल लगाएंगे तो कांटे ही चुभेंगे। तो आप जो क्रिएट करेंगे वही आपको मिलेगा। तो अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत करे। मारूख जेलों की बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स बच्चे, हमारे बड़ा दुख है कि हमारे पाकिस्तान में भी बच्चों का जेल खाना है, और बच्चों की वहाँ पर भी ऑफ कोर्स वारदातें होती हैं। अच्छी नस्ल अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, अच्छी जनरेशन रिप्रेजेंट करती है। आगे हमारे पास जो अभी आपने सुनहरियो है, बस मैं लास्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगी लास्ट हमारे पास कौन सा ऐसा कदम है जो हम, अच्छा मैं इधर मैंने कॉल है, ये आपने आंसर देना। मारूख, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की मेरे भाई? मेरा नाम सौरज नातिक है और मैं कराची से कॉल की। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक हूँ मैं, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे कोई सवाल कर सकती हूँ? जी प्लीज कीजिए। अच्छा सर, मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि आने वाली जनरेशन को हमारे अंदर क्या कमियां हैं जो, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन बेलगामी हो गई है, उसका माइंडसेट नहीं बन पा रहा और अच्छा क्रिएशन नहीं कर पा रही वो? हमारे अंदर सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है, Okay. जो हम अपनी जनरेशन को दे नहीं पा रहे, नेक्स्ट जनरेशन को, कमिंग जनरेशन को। ओके अगर हम अपनी जनरेशन को डिसिप्लिन सिखा दें तो वो जो जितनी कमियां हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, वो कमियां सब दूर हो जाएंगी। उनको जो हमारा कल्चर का एक तमीज़ व तमद्दुन का एक कॉन्सेप्ट था, वो अगर हम उनको डिलीवर कर दें, जो शायद हम नहीं डिलीवर कर पाए, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें किया, बट हम आगे अपनी जनरेशन को डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगर वो हम कर दें ये 2 चीजें, तो ये सारी कमियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमारी ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से डिसहार्ड हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती नहीं है, तो जिसकी वजह से वो सुसाइड करना शुरू कर देते हैं, खुदकुशी करते हैं। यानी कि कुछ भी हमारे मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होता, तो वो डिसहार्ड हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? देखिए, जो डिसहार्ट की बात है, मैंने आपसे डिसिप्लिन की बात की, कल्चर की बात की। एक चीज जो मैं मिस कर गया वो है हमारा रिलीजन, जो हमें हर चीज सिखा देता है। शायद हम अपने रिलीजन की तालीम भी सही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखें, सुसाइड भी हराम है और मायूसी भी हराम है हमारे रिलीजन के अंदर। ये दोनों चीजें हराम हैं। हम देयर इज नो एंड, देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। हर सुराख से रोशनी और ऑक्सीजन जो है वो पास हो जाती है, तो इसका मतलब है कि लाइफ इज देयर। अगर देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो स्टॉप। तो अगर हम अपनी जनरेशन को ये एजुकेट करें, देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात करते हैं, बड़ी अच्छी क्रिमिनोलॉजिस्ट बैठी हैं हमारो, आपको वो बेहतर बता सकती हैं। जो इस वक्त करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारी जनरेशन डिसहार्ट हो। और वो ये जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरेशन ही हमें इस डार्क क्लाउड से जो है बाहर निकालेगी, और इस डार्क क्लाउड से निकालने के लिए उनको मोटिवेट होना पड़ेगा, उनको ये सब चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी। अगर वही डिसहार्ट हो जाएंगे तो फिर ये किस तरह ओवरकम कर पाएंगे हम? ओके ना जी। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे ख्यालात का इजहार किया उन्होंने, कम टू द पॉइंट, जिससे कहते हैं कि अगर बीइंग अ मुस्लिम, हमारे मज़हब में अल्लाह का शुक्र करना जो एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं हर हाल में शुक्र करो। जब वो देता है तो भी वो देखता है, और जब वो नहीं देता उसका भी राज है, और उसका भी प्रॉमिस है कि वो आपको अगले जहाँ में 70 गुना से ज़्यादा मिलेगा। खुदा कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लेट्स सी, मैं सबसे वन बाय वन एक मैसेज ले लेती हूँ लास्ट। सबसे पहले मैं चलती हूँ सऊद साहब के पास। डॉक्टर सऊद साहब साइकोलॉजिस्ट भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। जाते जाते सर अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे अपनी यूथ या अपनी औलाद या नस्ल के लिए? जी, मेरा जो है वो एक ही मैसेज है कि वो अक्सर जो है वो बात भूली जाती है कि अल्लाह जो है वो इंसान के गुमान के साथ है। सुभान अल्लाह। अगर इंसान अच्छा गुमान करेगा तो अल्लाह को अच्छा पाएगा। तो आपको हर हाल में जो है वो पॉजिटिव रहना है और सोचते रहना है कि इंशाल्लाह मेरे साथ अच्छा होगा। और अगर आप भी सोचेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दैट्स गुड। सऊद साहब ने बहुत अच्छा किया, जैसा आप सोचोगे वही आपको नजर आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव नजर आएगा। फुरकान साहब से मैसेज लेते हैं। फुरकान साहब, आप अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे, आने वाली जनरेशन को बेहतर क्रिएट करने में किन को मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने जो एनवायरनमेंट को है ना सही कर लें, ओके, घर का एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद में जो बच्चा बाहर जा रहा है उसके एनवायरनमेंट पे नज़र रखें। अगर वो एनवायरनमेंट उसका सही हो जाएगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएंगी। और उन पर प्रेशर ना डालें, वो जो कर रहे हैं बस उनको देखते रहें और उनके साथ में दोस्ती लगाएं। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर जो है ना एक रोब दबदबा रखें तो वो बागी होने में उनको वक्त नहीं लगेगा, वो फ़ौरन बागी हो जाएंगी। तो आप उनके साथ में दोस्ती लगाएं। दोस्ती लगाने के बाद जो है उनके साथ में ये पहले उनसे पूछें कि यार आप क्या चाहते हो, और उनको फिर बता दें कि भाई इसमें ये फ़ायदा है और इसमें ये नुकसान है। आगे अब आप बेहतरीन फैसला कर सकते हो, क्योंकि आगे आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। दैट्स गुड। फुरकान साहब ने मैसेज दे दिया। हम चलते हैं मारूक शेख साहबा के पास, और वो नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मारूक। सबसे पहले तो मैं जिस तरह से चौधरी नातिक सर हमारे चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के, और उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, 2 लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत प्यारी बात की। सबसे पहले जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों बयान कर दिए, उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट गैप्स आ रहे हैं ना, जिनको फिल करने की ज़रूरत है, एक हमारा रिलीजन जो कि कंप्लीट कोड है, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, आपने मिसकॉन्सेप्शन की हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई है, और पेरेंट का भी एक इसके अंदर रोल है। वो बोलते हैं कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो आप उसको मिसगाइड कर रहे हो, आप उसको मिसलीड कर रहे हो, मिसकॉन्सेप्शन आप क्रिएट कर रहे हो। तो इसके अंदर हमारे एक स्कॉलर्स का भी रोल है, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं।
उनको भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स के ऊपर, यूथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर की, यूथ की है। तो आप इसको लाइबिलिटी ना बनाओ, ये हमारे एसेट है। यही एसेट हमारे कंट्री का, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एसोसिएशन उनकी रखें। जब उनकी एसोसिएशन अच्छी होगी, अच्छी जगह पर वो मौजूद होंगे, उनकी पेरेंटिंग ऑलरेडी अच्छी है, नर्चरिंग ऑलरेडी अच्छी है, उसके बाद उनकी एसोसिएशन भी अच्छी है, तो वो हमारे लिए एक एसेट है, हमारे कंट्री का एक एसेट है, और वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता है। तो जो हमारे रिलीजियस गैप हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है, जो हमारी नर्चरिंग है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें, फाइंड आउट करें, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें। तमाम इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, बस सिर्फ हमें उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। हर प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन होती है, सिर्फ आपको तवज्जो देना होती है। सब्र और शुक्र के साथ काम लें, डिसअपॉइंट ना हो। माशाल्लाह, डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मारूफ आपका बहुत शुक्रिया, सऊदा आपका बहुत, एंड फुरकान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन किया। मैं एक बात कहूँगी, कभी आप अपने आप को आईने में देखते हैं, कैसा अच्छा लगना चाहते हैं ना, तो आपके बच्चे जो हैं, आपकी जो जनरेशन है वो आपका आईना है। अब आप देख लें कि आप कैसा दिखना चाहते हैं। आपके मुंह में गुटखा है, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे देखना चाहते हैं? आपके मुंह में सिगरेट है, क्या आप ऐसा देखना चाहते हैं? नहीं नहीं। अरे आपके मुंह में एक शीशा, ओके, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखना। तो फिर सोच लें, जब आपको ऐसा नहीं दिखना तो आप अपने बच्चे को भी ऐसा नहीं देखना चाहते। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले आपको अपने आप को तब्दील करना होगा। आपको वो सारी बातें अपने बच्चे में बुरी लग रही है ना, तो पहले आपको खुद छोड़नी होंगी। आप फील करो मेरा बच्चा ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करे और ख़ुद यूज़ करे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेट्स सी, सबसे पहले आपको अपने आप को खुद इतना प्रेजेंटेबल बनाना है, मोटिवेशनल बनाना है, एक अच्छी शख्सियत बनानी है। तो जैसे आप खुद प्रेजेंट करोगे, आपको अपने बच्चे में अपना अक्स नज़र आएगा। बचपन नज़र आता है ना, तो अक्स भी वैसा ही नज़र आएगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।